चैप्टर 4 सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर से यूपीएससी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछे हैं, सो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक बार फीचर्स को हम गो थ्रू करेंगे एंड लास्ट में रिलेटेड पीवाईक्यूज को भी सोल्व करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखें एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, हमने पीछे देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी रिटन और अनरिटन। जैसे रिटन में एग्जांपल है यूएसए का और अनरिटन में ब्रिटेन का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें अराउंड 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, प्रियम्बल है, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है कि पहले इनिशियली कितने थे, 8 शेड्यूल थे, अब बढ़ के 12 हो गए हैं। 9, 10, 11, 12 4 शेड्यूल्स न्यू ऐड हुए हैं। देन 25 पार्ट्स हैं। इनिशियली कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स थे। फिर पार्ट 7 है वो डिलीट कर दिया गया एंड 4 न्यू पार्ट्स ऐड हुए हैं। कौन कौन से हैं? पार्ट 4A, पार्ट 9A, 9B एंड 14A। ठीक है। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे और अब अराउंड 470 प्लस है। तो जैसे जब बात होती है कंपैरिजन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो जैसे ओरिजिनली बताया जाता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 7 आर्टिकल्स ही थे। देन ऑस्ट्रेलिया में 128 के आसपास। इस इंडिया में जितने आर्टिकल्स हैं उतने आर्टिकल्स किसी अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है। देन ये इतना बड़ा साइज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेंथीएस्ट, वो किन फैक्टर्स की वजह से है? तो 4 फैक्टर्स के बारे में बात हुई है। नंबर 1, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। इंडिया इज ए वास्ट एंड वेरी डाइवर्स कंट्री। डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। एंड वास्ट मतलब डेजर्ट्स से लेके कोस्टल रीजन्स, माउंटेन्स एटसेट्रा। सो ये जो वास्टनेस एंड डाइवर्सिटी है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए वेरियस स्पेशल प्रोविजंस भी ऐड किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक रीजन है कि बहुत ही बड़ा साइज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। देन हिस्टोरिकल फैक्टर्स। जैसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो ऑलरेडी बहुत लंबा था, वो बहुत ही बल्कि था और उसका इन्फ्लुएंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भी देखा जाता है। दैट्स वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी काफी लेंदी है। देन सेंट्रल एंड स्टेट्स के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, बट अदर कंट्रीज में अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल यूएसए में सेंट्रल और स्टेट्स के लिए ना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस है, बट इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंट्रल और स्टेट्स के लिए। सेंटर के प्रोविजंस और स्टेट के प्रोविजंस एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन में ही रिटर्न है। देन लीगल ल्यूमिनरीज इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसमें लॉ एंड जुडिशरी एक्सपर्ट्स थे मैक्सिमम लोग। फॉर एग्जांपल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, सर बी एन राव एंड मैनी अदर्स। तो ये जो एक्सपर्ट्स थे, इन्होंने हर चीज को डिटेल में ऐड किया है। इंडिया की जो सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी उनके अकॉर्डिंग सारे प्रोविजंस को मॉडिफाई किया है और कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड वे में प्रोविजंस को प्लेस किया है। इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिटेल्ड गवर्नेंस है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है। जैसे 3 टायर स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया में, सेंटर, स्टेट और इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स का भी जैसे आगे पढ़ेंगे कि जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, वहां से लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है उनकी डिटेलिंग और गवर्नेंस डिटेलिंग जो अदर कॉन्स्टिट्यूशंस में हो सकता है नोट मेंशन्ड हो, वो वहाँ पे वो सब चीज़ों को ऑर्डिनरी लॉज से डील किया जाता हो, लेकिन हमारे इंडिया में गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है और इट इज सेड दैट इट इज ए बैग ऑफ बोरोइंग्स। हमने बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से भी बोरो किया है और साथ में इवन 50% जो प्रोविजंस हैं, इट इज अबाउट 250 प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे करंट कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी क्या बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है दैट इज फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक तरह से डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड रिव्यू करने के बाद, मतलब पूरा छानबीन करने के बाद हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। मतलब कह सकते हैं कि जो अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी गई हैं। अगर बोरोइंग्स को ब्रॉडली देखा जाए तो जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, फिलोसॉफिकल पार्ट है वो यूएसए एंड आयरलैंड से लिया गया है एंड देन पॉलिटिकल पार्ट है वो ब्रिटेन से लिया हुआ है। अब देखो, स्ट्रक्चरल पार्ट को अगर हम समझें तो स्ट्रक्चरल पार्ट में क्या आता है? स्ट्रक्चरल पार्ट में जैसे जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस क्या क्या होंगे, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव,
जुडिशरी एंड देन डिवीजन ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस, वो स्ट्रक्चरल पार्ट में आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने वो चीज ली है। फिलोसॉफिकल में मतलब जो गोल्स, वैल्यूज, आइडियल्स, वो सब हमने यूएसए और आयरलैंड से लिए हैं। जैसे आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिया है। तो डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स एक तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी है ना, वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। देन पॉलिटिकल पार्ट, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वो कहाँ से, ब्रिटेन से लिया हुआ है। तो ये पॉइंट याद होना चाहिए कि ब्रॉडली कि स्ट्रक्चरल पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, फिलोसॉफिकल यूएसए एंड आयरलैंड से, पॉलिटिकल पार्ट ब्रिटेन से, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो ये भी हमने पढ़ा था पीछे कि कॉन्स्टिट्यूशंस को रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस में भी डिवाइड किया गया है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे अमेंडमेंट इज डिफिकल्ट, बट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जैसे ब्रिटेन को कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे अमेंडमेंट्स आर सिंपल एंड कैन बी डन बाय सिंपल ऑर्डिनरी लॉज। तो इंडिया में क्या केस है, इंडिया हैज ए सिंथेसिस ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स जो कुछ प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 368 के अंडर आते हैं। 368 प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का प्रोसेस, जिसमें कुछ प्रोविजंस को तो स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड किया जाता है और कुछ प्रोविजंस में इवन स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी रिक्वायर्ड होता है। अब ये चीजें जब अमेंडमेंट प्रोसेस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए एक ओवरव्यू ले लो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ प्रोविजंस आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड होते हैं एंड सम प्रोविजंस बाय सिंपल मेजोरिटी, और उनको तो आर्टिकल 368 के अंदर कंसिडर भी नहीं किया जाता। उस पार्लियामेंट्री लॉ से बाय सिंपल मेजोरिटी अमेंड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें सिटीजनशिप, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी एक्ट्स आते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकते हैं। बट हम जैसे फेडरल प्रोविजंस हैं, फेडरल प्रोविजंस जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में, तो उन प्रोविजंस को जब अगर अमेंड करना होता है तो स्पेशल मेजोरिटी लगती है इवन विद द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। देन नेक्स्ट इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वायस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक तरह से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है फेडरलिज्म। आगे पढ़ेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है। केशव नंद भारती केस में बात हुई थी इस बारे में 1973 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली फेडरल है बट यूनिटरी बायस है। अगेन फेडरलिज्म क्या है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन खुद सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर डिवीजन करता है और सेंटर एंड स्टेट दोनों के पास ऑटोनॉमी है टू गवर्न देयर पावर्स। ठीक है, तो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात कर रहे हैं तो फेडरल प्रोविजंस क्या है इंडिया में, टू गवर्नमेंट्स, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। लाइक 7th शेड्यूल बात करता है इस बारे में। देन सेंट्रल स्टेट, ये हो गया डिवीजन ऑफ पावर्स। देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कोडिफाइड। हमने देखा था कि 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट हो गया था एंड देन कमेंसमेंट स्टार्ट हुआ है 26 जनवरी 1950 से। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं है जैसे ब्रिटेन में है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए अंडर आर्टिकल 368 स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है फेडरल प्रोविजंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है तभी तो सेंट्रल स्टेट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो न्यूट्रल मैनर में जुडिशरी उस चीज को रिजोल्व करने में हेल्प करती है, और एक तरह से इंडिपेंडेंट जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन का भी काम करती है। बाइकैमरलिज्म मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा में स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन है ना, तो एक तरह से ये फेडरल प्रोविजन है। तो इंडिया में ये सारे फेडरल प्रोविजंस हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री बट विद यूनिटरी बायस। मतलब इंडिया में फिर यूनिटरी प्रोविजंस भी एग्जिस्ट करते हैं, यूनिटरी और नॉन फेडरल प्रोविजंस। यूनिटरी प्रोविजन मतलब वही जहाँ पे सेंटर की तरफ झुका हुआ है, स्ट्रॉन्ग सेंटर। जब हम बात करते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जैसे 3 लिस्ट हैं 7th शेड्यूल में, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो जो सेंट्रल लिस्ट है वो सबसे लार्जेस्ट है, मतलब मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेंटर के अंडर आते हैं। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्स का अपना कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे कुछ कंट्रीज में फॉर एग्जांपल यूएसए में स्टेट सिटीजनशिप अलग होती है और फेडरल सिटीजनशिप अलग होती है, लेकिन इंडिया में हमने ये प्रोविजन लिया है यूके से, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है और इंडियन सिटीजनशिप है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो रिजिडिटी एक फीचर है, हमने देखा कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। कुछ जो प्रोविजंस हैं उनका अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से भी होता है,
इसीलिए कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, कोई स्टेट्स के लिए सेपरेट जुडिशरी का प्रोविजन नहीं है, पूरे कंट्री के लिए एक ही जुडिशरी सिस्टम है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। देन गवर्नर का अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 155। तो एक तरह से जो स्टेट्स में जो गवर्नर है वो एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स पे काम करते हुए दिखते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, रिक्रूटमेंट सेंटर से होता है लेकिन फिर काम करते हैं स्टेट के अंडर। ठीक है, तो ये भी एक तरह से यूनिटरी फीचर है। तो ये सारे फीचर्स ना मतलब एक तरह से आपको आइडिया होना चाहिए। एग्जाम में इवन ये पूछा जा सकता है कि कौन से फेडरल प्रोविजंस हैं, कौन से यूनिटरी प्रोविजंस हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर की बातें हों, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे प्रोविजंस जो सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, वो सारी यूनिटरी प्रोविजंस में आ जाएंगे, या फिर जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी की बातें करें वो फेडरल प्रोविजंस हैं। तो ये एक बार गो थ्रू कर लेना कि कौन से फेडरल प्रोविजंस है, कौन सी यूनिटरी प्रोविजंस है। ठीक है, अभी यूनिटरी प्रोविजंस की बातें चल रही थी ना, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है वो खुद बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब हम यहाँ पे स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो सेपरेट हो पाए, सेपरेट नहीं हो सकते स्टेट्स सेंटर से। एंड जो यूनियन बना है इंडियन यूनियन, तो वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि स्टेट से पूछ के बोला कि भाई हाँ आप ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है ना। वो हमने एक तरह से स्टेट्स को पावर्स दिए हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ईज। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जो इंडियन यूनियन है वो स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट से नहीं बना, जैसे यूएसए में जो सिस्टम है उससे सेपरेट है इंडिया में। एक चीज और ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो फेडरेशन टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। इवन कई बार स्टेटमेंट्स इस तरह से आ जाती हैं, फेडरेशन इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो गलत हो जाएगा। मतलब फेडरेशन की बातें हो रही हैं बट फेडरेशन इज नो वेयर डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ लोगों ने बोला है कि इंडिया इज ए फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। मतलब आत्मा तो हमारी यूनिटरी है, पावर इम्बैलेंस है जो सेंटर की तरफ बायस्ड है। केसी वायर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, इन्होंने बोला है कि इंडिया इज ए क्वासी फेडरल, मतलब सूडो फेडरल है, फेडरल बट नॉट कंप्लीटली फेडरल। देन मॉरिस जोन्स ने बोला कि इंडियन सिस्टम इज बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बिकॉज ये देखा गया है कि जो स्टेट्स हैं वो एक तरह से फाइनेंशियल ग्रांट्स और पावर और ऑटोनॉमी के लिए सेंटर से बार्गेन करते हुए दिखते हैं। दैट्स वाई बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी बोला है। देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला है कि इंडियन फेडरलिज्म इज कोऑपरेटिव बिकॉज सेंटर स्टेट्स कोऑपरेट करते हैं। नीति आयोग वाला जो आइडिया है वो बेसिकली अभी उसकी बात हो रही है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देन आइवर जेनिंग्स ने बोला है कि फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब फेडरेशन है इंडिया में बट अगेन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्पेशल ओकेजन्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी होती है ना, यूनियन मोर पावरफुल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटिश से बोरो किया है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोला जाता है, क्योंकि वेस्टमिंस्टर एक जगह है लंदन में जहाँ पे ब्रिटेन पार्लियामेंट एग्जिस्ट करती है, तो वहीं से पार्लियामेंट्री मॉडल को वेस्टमिंस्टर मॉडल बोला जाता है। एक्चुअली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या फीचर्स हैं कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होता है एक तरह से। डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो बेसिकली पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट। देखो ब्रॉडली एक स्ट्रक्चर देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या है। जैसे प्रेसिडेंट, एक तरह से हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में प्रेसिडेंट, एंड अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पे क्राउन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट एक तरह से नॉमिनल हेड और हेड ऑफ द स्टेट का काम करते हैं। जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव का ही पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पार्लियामेंट है, एमपीज हैं, उन्हीं एमपीज में से कुछ एमपीज मिनिस्टर बनते हैं जो एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। तो वो एग्जीक्यूटिव को हेड किया जाता है बाय पीएम, और पीएम इज द रियल हेड, और कह सकते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड देन जुडिशरी, जुडिशरी अलग है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से। तो ओवरऑल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये रहता है कि दो दो हेड्स होते हैं, नॉमिनल एंड रियल। पीएम रियल हेड का काम करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड का काम करते हैं, एंड एग्जीक्यूटिव इज टेकन फ्रॉम द लेजिस्लेचर इटसेल्फ। बट जैसे हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में एक तरह से प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। उसमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों के तीनों सेपरेट एंटिटीज होते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखो। लेकिन अभी देखो ब्रिटेन से हमने बोरो किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन इंडियन
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 बेसिक डिफरेंस हैं। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन होती है। सोवरेन मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास है। वहाँ पे पार्लियामेंट ने जो लॉ फॉर्म कर दिया उनको कोई भी वर्ड एंड नल डिक्लेयर नहीं कर सकता। बट इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है एंड पार्लियामेंट के लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट डिफरेंस क्या है? ब्रिटेन में मोनार्की है, मतलब वही क्राउन एक्ट एज ए नॉमिनल हेड, बट इंडिया में इंडिया इज ए रिपब्लिक विथ इलेक्टेड हेड इन फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया में जो सिस्टम है दैट इज सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सोवरेनिटी, जो अभी हमने देखा ब्रिटेन में है, एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी जो हमने देखा अमेरिका में है। बेसिकली हम कहेंगे कि इंडिया में ना ही तो कंप्लीटली जुडिशियल सुप्रीमेसी है, ना ही पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, मतलब दोनों का सिंथेसिस है। पार्लियामेंट के पास अपनी पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूट पावर है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट एक लार्ज सेक्शन और लार्ज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबाइंड कर सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, वो पार्लियामेंट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे इंडिया में जुडिशियल रिव्यू है, बट जो यूएसए का जुडिशियल रिव्यू है वो ज्यादा ब्रॉड है, मतलब वहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है, मतलब कानून का जो फेयरनेस है, जस्ट और रीजनेबलनेस है, वो चेक किया जाता है। बट इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू की स्टाइल है दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एज पर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एज पर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो मतलब इंडिया में क्या है, बेसिकली यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, बट अगर वो एज पर लॉ है तो चीजें ठीक है। बट यूएस में क्या है कि जो लॉ है वो भी फेयर होना चाहिए। यहाँ पे लॉ फेयर है कि नहीं है वो चेक नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे इमरजेंसी के टाइम पे 1975 में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी जो ऑन द नेम ऑफ लॉ जस्टिफाइड थी, बट अगेन लॉज कैन बी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कर्टेलमेंट ऑफ द सिटीजन्स राइट्स, वो नहीं होना चाहिए ना। और इसी पॉइंट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस 1978 में आर्टिकल 21 को ब्रॉडली इंटरप्रेट किया और कहा कि दैट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये इनहेरेंट है अंडर आर्टिकल 21। कहने का मतलब है कि मेनका गांधी केस के बाद ये कहा जा सकता है कि अब सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शंस को ही नहीं, लेजिस्लेटिव एक्शंस को भी ऑन द नेम ऑफ फेयरनेस और रीजनेबलनेस रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रख। बाकी डिटेल देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड का मतलब है कि सबसे नीचे जैसे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, फिर वहां से अपील जाती है हाई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट से अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो इंटीग्रेटेड है जुडिशरी। और इंडिपेंडेंट है ही, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है जो सेंट्रल और स्टेट लॉज दोनों को एनफोर्स करता है। लाइक जैसे यूएसए में फेडरल कोर्ट है, वो फेडरल प्रोविजंस को देखेगा, और जो स्टेट कोर्ट्स हैं वो स्टेट प्रोविजंस को देखते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है जो सेंट्रल और स्टेट लॉज दोनों को एनफोर्स करता है। ठीक है। और वही बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा रोल है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कुछ प्रोविजंस हैं जो इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं, लाइक टेन्योर की सिक्योरिटी, फिक्स सर्विस कंडीशंस, एक्सपेंसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के दैट आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड देन सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है। ये सारा डिटेल में हम जुडिशरी वाले चैप्टर्स में देखेंगे, तो यहाँ पे मैं अभी इस पे ज़्यादा टाइम देना नहीं चाह रही हूँ, कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, बस ध्यान रख लो पॉइंट कि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली यूएसए से इंस्पायर्ड है। यूएसए का जो बिल ऑफ राइट्स है वहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स वो लिया गया है। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अभी करंट हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 के अंडर जो आता था उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डिलीट कर दिया गया एंड इसको एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स एक तरह से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। इसकी डिटेल पूरी हम फंडामेंटल राइट्स वाला एक चैप्टर है, इवन बहुत बड़ा चैप्टर है, वहां पे देखेंगे। ठीक है। देन डीपीएसपी पार्ट 4 सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ये भी अपने आप में एक चैप्टर है। बस अभी ध्यान रखो कि जब बात आती है कि सैलिएंट फीचर्स कौन से हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आपको एक बार पता होना चाहिए
कि अच्छा ये सारे फीचर्स को हम सैलिएंट फीचर्स में इंक्लूड करते हैं। देन फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुई थी और डीपीएसपी की तरह दीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिशिएबल। जो फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल पार्ट में आती हैं कि अगर उनका वायलेशन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, बट ड्यूटीज और डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट है इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेलिएंट फीचर है। सेकुलर स्टेट का क्या मतलब है कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो बना ही रिलीजन के नाम पे है ना। इंडिया इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इस्लाम उनका एक ऑफिशियल रिलीजन है, बट इंडिया में ऐसा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। और बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो इंडिया के सेकुलर फीचर को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रियम्बल। प्रियम्बल में क्या है कि सेकुलर टर्म मेंशन की गई है। ठीक है, देन साथ में ही प्रियम्बल में ये मेंशन किया है कि सिटीजन्स को प्रोवाइड करनी है लिबर्टी ऑफ फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। आर्टिकल 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। आर्टिकल 14, 15, 16 में जो भी प्रोविजन प्रोवाइड किए जाते हैं वो प्रोवाइड करने के लिए देयर कैन नॉट बी ए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 29 एंड 30 ये दोनों आर्टिकल्स माइनॉरिटी के लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं, कह सकते हैं ये प्रोविजंस हैं जो इंडियन सेकुलर फीचर को हाईलाइट करता है। ठीक है, यहाँ पे ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही स्टेटमेंट आ गई कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिवील इंडिया सेकुलर कैरेक्टर। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ इंडिया में कहाँ कहाँ रिलीजन की बात करी गई है, राइट टू रिलीजन की बात करी गई है और कहाँ पे एक तरह से रिलीजियस माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन किया गया है एटसेट्रा। ठीक है, अब एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि वेस्ट में और इंडिया में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ सेकुलरिज्म। तो जो वेस्टर्न कंसेप्ट है वो नेगेटिव कंसेप्ट है। वो रिलीजन और स्टेट मतलब कह सकते हैं कि रिलीजन और पॉलिटी के बीच में कंप्लीट सेपरेशन की बातें करता है। लेकिन इंडिया में पॉजिटिव कंसेप्ट है। पॉजिटिव कंसेप्ट का मतलब है कि हम कंप्लीट सेपरेशन की बातें नहीं करते इन दो एंटिटीज के बीच में। रेदर इंडिया टॉक्स अबाउट गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। मतलब यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन के बेस पे और किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट भी नहीं किया जाएगा। रेदर सारे रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी। एक और पॉइंट ध्यान रखना कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और जो सेपरेट इलेक्टोरेट का फंडा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से आया था, फिर 1999 1935 कंटिन्यू किया गया, इवन एक्सटेंड करते जा रहे थे उस चीज को। बट अभी जो करंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और करंट पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को अबोलिश कर चुके हैं हम। अब ये यूज नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट सेलिएंट फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का। देखो हमें पता है कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस हैं, वहां पे एवरीवन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हैव राइट टू वोट। ये पॉइंट याद रखना है कि जो वोटिंग एज थी वो इनिशियली 21 हुआ करती थी, बट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 से ये रिड्यूस कर दी गई है 18। तो करंट जो वोटिंग एज है वो 18 ईयर्स है। तो 18 ईयर्स से अबव जितने भी एडल्ट्स हैं दे हैव राइट टू वोट। ठीक है, तो यहाँ पे सेलियंस क्या होगी, क्या इतना इम्पोर्टेंस है इस पॉइंट में। देखो जैसे इंडिया ने ये काफी बोल्ड स्टेप लिया था कि जैसे आजाद हुए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का प्रोविजन इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाए ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो ग्रेजुअली उन लोगों ने एक्सटेंड की थी अपनी पॉपुलेशन में। बट इंडिया डिस्पाइट लार्ज इलिटरेसी, पॉवर्टी एटसेट्रा, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेलिएंट है। नेक्स्ट है इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है एंड दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। जैसे इंडिया में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, डेफिनेटली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वही सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर डिवीजन है, ड्यूअल पॉलिटी है, सेंटर और स्टेट्स की अपना अपना पॉलिटिकल सिस्टम है। सेंटर में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट्स और असेंबलीज में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब मॉडल वही है, बट सिटीजनशिप सिंगल है। लेकिन अदर कंट्रीज फॉर एग्जांपल जैसे यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप है, फेडरल सिटीजनशिप अलग है और उनकी स्टेट्स की सिटीजनशिप अलग है। और जो सिटीजन्स है वो ड्यूअल राइट्स को एंजॉय करते हैं, सेंट्रल राइट्स को और स्पेसिफिक स्टेट राइट को भी। लेकिन इंडिया में क्या है, सारे सिटीजन्स एंजॉय करते हैं सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हरियाणा में बोर्न एंड ब्रॉट अप है
तो ऐसा नहीं है कि भई आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा उस बेस पे कि आप किस स्टेट में बॉर्न हुए थे, ठीक है? आप कहीं पे भी बॉर्न हुए हो किसी भी स्टेट में, आपको इंडियन सिटीज़नशिप के अंडर जो भी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, वो यू कैन एन्जॉय। नेक्स्ट फीचर है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। देखो, ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, इनको बुलवर्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है कि एक तरह से ये एक सेफ गार्ड का काम करते हैं और डिफेंस वॉल का काम करते हैं फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडियन स्टेट। कैसे? फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में हेल्प करता है, तो इससे हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मेंटेन होती है। देन सीएजी एक तरह से गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स है, जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स वगैरह हैं उनकी ऑडिटिंग होती है। देन यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, प्रेसिडेंट को एडवाइस वगैरह करने के लिए भी। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस जो स्टेट सर्विसेज होती हैं उनके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए होती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन इनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है बाय फिक्स्ड टेन्योर, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस एटसेट्रा। तो ये हमें याद रखना है कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वर्क एज बुलवार्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, सीएजी हो गया, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस। देखो, इमरजेंसी प्रोविजंस प्रेसिडेंट को इनेबल करते हैं टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। 3 टाइप की इमरजेंसीज, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर, स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। ठीक है? तो बेसिकली जो इमरजेंसी के टाइम पे क्या जो हमारा इंडियन फेडरल सिस्टम है, वो यूनिटरी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का यूनिक फीचर है, ठीक है? देन नेक्स्ट है 3 टायर गवर्नमेंट। देखो, ओरिजिनली ड्यूअल पॉलिटी थी, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हुआ करती थी। फिर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 3rd टायर ऐड हुआ लोकल गवर्नमेंट्स का। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत का प्रोविजन आया और 74th से म्युनिसिपैलिटीज का, मतलब दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है अभी। देन नेक्स्ट फीचर इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 97th अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। देन इस अमेंडमेंट एक्ट से और क्या-क्या चेंजेस हुए? एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करना एक फंडामेंटल राइट हो गया अंडर आर्टिकल 19। देन 43B आर्टिकल अंडर डीपीएसपी ऐड किया गया टू प्रमोट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एंड देन एक न्यू पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9B, टू इंश्योर दैट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज फंक्शन इन ऑटोनोमस, प्रोफेशनल और डेमोक्रेटिक मैनर। ठीक है? अब ये जो पार्ट है इसमें मेंशन किया गया है कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स होंगे उनमें पार्लियामेंट्री लॉज अप्लाई होंगे और अदर जो कोऑपरेटिव्स होंगे उन पे स्टेट लॉज अप्लाई होंगे। ठीक है? तो ऑलमोस्ट ये सेलिएंट फीचर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं क्रिटिसिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है कि हाँ, हमने बहुत सारी बोरोइंग्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एज पर क्रिटिक्स कि क्या ओरिजिनल है, सब कुछ तो बोरो किया हुआ है। और कुछ लोगों ने बोला कि कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट की, मतलब मोर देन 50% प्रोविजंस तो इसी एक्ट से लिए गए हैं। कुछ लोगों के हिसाब से अन इंडियन है, एंटी इंडियन है, मतलब इंडियन फिलोसॉफी रिफ्लेक्ट नहीं होती। अन गांधीयन है, मतलब जो गांधी जी के विचार थे उनको रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है। जैसे वो बात करते थे ना कि लोकल गवर्नेंस को एम्पावर करने की, उस राम राज्य और ग्राम राज्य की बातें होती थी, तो एज पर क्रिटिक्स वो प्रायोरिटाइज नहीं किया गया है। देन बहुत ही लंबा साइज, लेंदी एलिफेंटाइन साइज है। पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, मतलब इतने लीगल ल्यूमिनरीज थे इसमें कि बोला गया है कि इसमें ऑर्डिनरी मैंस नहीं थे, सारे लॉयर्स और ज्यूरिस्ट थे, जिसकी वजह से जो लैंग्वेज है या फिर प्रोविजंस हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स है। ठीक है? तो ये जैसे जब कभी कॉन्स्टिट्यूशन का एनालिसिस वगैरह आता है, जब भी किसी चीज़ का एनालिसिस आता है तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताओ एंड देन उसके फिर क्रिटिकल एस्पेक्ट्स बताओ, मतलब उसका क्रिटिसिज्म दो। तो जब एनालिसिस आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उस सिचुएशन में हम इन सब पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। बाकी आप एक बार बुक से डिटेल में थोड़ा-सा थ्योरी है, यू कैन रीड। ठीक है? अब हम एक बार टेबल्स को देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल्स, पार्ट्स एंड जो फीचर्स हमने बोरो किए हैं, और उसके बाद फिर हम पीवाईक्यूज को भी सोल्व करेंगे। ठीक है? इंडिया में जो फीचर्स हमने बोरो किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उनके सोर्सेज क्या-क्या हैं फ्रॉम द टेबल। अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उससे काफ़ी सारे प्रोविजंस बोरो हुए हैं, जैसे फेडरल स्कीम, गवर्नर ऑफिस, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, जो हमने चैप्टर में भी देखा था कि स्ट्रक्चरल पार्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। देन
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, ये हम चैप्टर पढ़ते पढ़ते भी देख रहे थे, कैबिनेट सिस्टम, सिस्टम ऑफ रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म, लोकसभा एंड राज्यसभा। देन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of the president, removal of Supreme Court and High Court judges, and post of the vice president. Irish constitution से DPSP, nomination of members to Rajya Sabha and method of election of president. कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखो हमने देखा कि यहाँ पे फेडरल स्कीम हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली थी, लेकिन फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर ये कहाँ से आया है, कनाडा से आया है। देन रेज्यूडरी पावर्स विद सेंटर, ये भी कनाडा से आया है, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पे रेज्यूडरी पावर्स भी सेंटर के पास है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, देखो सेंटर गवर्नर को अपॉइंट करता है, ये पॉइंट भी यूनिटरी फीचर है, एक तरह से सेंटर को ही स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है। तो रिलेटेड फीचर्स है ना, याद रखने के लिए एक वे है ये। देन एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस भी ले सकते हैं, तो वो आगे देखेंगे, ठीक है। देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट एंड प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज, देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एटसेट्रा। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कंकरेंट लिस्ट और ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, देखो इमरजेंसी प्रोविजंस 1935 एक्ट से लिए हैं, लेकिन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी ये हमने जर्मनी से लिया है। बस ऐसे याद रखना कि जर्मनी में किसी टाइम हिटलर का राज हुआ करता था और वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हुआ था, याद रहेगा, ठीक है। देन यूएसएसआर फंडामेंटल ड्यूटीज जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से बाद में ऐड हुई हैं वो, एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल में 2 फीचर्स हैं जो बोरो किए गए हैं, जैसे जस्टिस का आइडिया है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, एंड देन प्रियम्बल में एक लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात हुई है, वो ये आइडियल्स हमने फ्रेंच से लिया है, ठीक है, और फ्रेंच से ही हमने रिपब्लिक का आइडिया भी लिया है। देन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट प्रोसेस लिया है, एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। अब देखो ये इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये साउथ अफ्रीका से लिया है, लेकिन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। बाद में देखेंगे कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है बाई प्रेसिडेंट, तो वो जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है वो आयरलैंड से लिया है, और जो राज्यसभा के मेंबर्स किस तरह से इलेक्ट होते हैं आगे देखेंगे, हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे तो वो इलेक्शन प्रोसेस है वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ एज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 21, पीछे भी हमने देखा। तो एक शॉर्टकट है याद करने के लिए कि जब भी पार्लियामेंट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनकी बातें आती हैं तो ध्यान रखना ब्रिटिश से है। जब फंडामेंटल राइट्स और जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग बनाने की बातें हैं या जुडिशियल रिव्यू की बातें हैं तो यूएसए से ली है, ठीक है। और कनाडा से क्या लिया है हमने, जब स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब हम फेडरल हैं बट जब यूनिटरी की तरफ वाला जो टिल्ट है वो कनाडा से इंस्पायर्ड है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने, कंकरेंट लिस्ट और ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन, ठीक है। और जो प्रियम्बल में आइडियल्स हैं वो आधे तो यूएसएसआर से लिया है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस वाले आइडियल्स, एंड देन लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाला रिपब्लिक वाला वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अमेंडमेंट प्रोसेस साउथ अफ्रीका से लिया है, एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ जापान से लिया है, ठीक है। आई थिंक याद भी होगी अभी तो ये, और एक बार में याद नहीं होगी, इसको टाइम एंड अगेन रिविजिट करते रहिए, एग्जाम तक आराम से याद हो जाएगी। इससे मैच द फॉलोइंग टाइप वाले क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है कितने पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, टेबल में गिवन है तो हमें एक बार एटलीस्ट गो थ्रू कर लेना चाहिए, उससे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहली बात तो जैसे कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि पार्ट्स का क्या मतलब है और आर्टिकल्स का क्या मतलब है और शेड्यूल्स का क्या मतलब है। देखो ये समझो कि जो एक्चुअल लीगल प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल्स के अंदर लिखे गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वलिटी की, ठीक है। बट जब हम सारे आर्टिकल्स को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं तब बात आती है पार्ट्स की। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनको कंबाइन करके एक पार्ट के अंदर डाल दिया गया। जैसे पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो जैसे आर्टिकल 1 to 4 है वो यूनियन और टेरिटरीज के बारे में बात करता है, तो उनको एक पर्टिकुलर पार्ट 1 में कंबाइन कर दिया। जैसे पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, तो जितने 12 to 35 आर्टिकल्स हैं उनकी ग्रुपिंग करके एक पार्ट बना दिया गया, ठीक है। और जो शेड्यूल्स हैं वो शेड्यूल्स में जैसे आर्टिकल्स और पार्ट्स से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर है तो वो कुछ शेड्यूल्स में डाल दी गई है, ठीक है। वैसे ऐसे याद रख लेना। अब देखो पार्ट 1 है यूनियन टेरिटरीज की बात करता है, पार्ट 2 सिटीजनशिप की बात करता है। और ये जैसे हर एक पार्ट पे हम ओवर द टाइम ना चैप्टर्स पढ़ेंगे, और चैप्टर्स जब पढ़ेंगे तो डिटेल ये आर्टिकल्स ओवर द टाइम याद भी हो जाएंगे। इतना
रिपीटेशन होता है हर एक चैप्टर में कि ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, बट एक बार गो थ्रू कर लो यहाँ से भी। देन फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35। देन पार्ट 4 बात करता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A, ये पार्ट नया ऐड हुआ था, तो जैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुए हैं। पार्ट 5 बात करता है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, उसके सेपरेट फिर चैप्टर्स भी हैं अंदर। देन पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करता है। पार्ट 7 ये डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। देन पार्ट 8 है वो यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। पार्ट 9 है पंचायत के बारे में। पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्ट 10 है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में। पार्ट 11 ये बात करता है यूनियन एंड स्टेट्स के बीच का रिलेशनशिप के बारे में। देन पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स वगैरह के बारे में बात करता है। पार्ट 13 है ट्रेड कॉमर्स इंटरकॉर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन पार्ट 14 है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स की बात होती है इसमें, जैसे जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह है वो भी इसी के अंडर आता है पार्ट 14 में, ठीक है। देन पार्ट 14A ये ट्राइब्यूनल्स की बातें होती हैं। पार्ट 15 इलेक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट 15 इलेक्शंस एंड पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से पार्ट में? पार्ट 14 में। देन कुछ स्पेशल प्रोविजंस ऐड हुए हैं सर्टेन क्लासेस से रिलेटेड, वो पार्ट 16 में। पार्ट 17 है ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से पार्ट के अंदर है? पार्ट 17 के अंदर। देन पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ये भी लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी एक स्टेटमेंट फॉर्म की हुई थी कि इमरजेंसी प्रोविजंस किस पार्ट में है। तो जैसे जब हम इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हर चैप्टर में मेंशन होगा कि ये वाला प्रोविजन कौन से पार्ट में है, बट यहाँ पे एक साथ गिवन है तो एक बार गो थ्रू करो। देन पार्ट 19 में कुछ मिसलेनियस बातें हुई हैं। पार्ट 20 है वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। पार्ट 21 में कुछ टेम्परेरी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस हैं। पार्ट 22 बात करता है शोर्ट टाइटल्स कमेंटमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो बाद में ऐड हुआ था इन पार्ट 22, ठीक है। तो ये पार्ट्स एक बार गो थ्रू करना। इसमें ना देखो ये जो पार्ट 14A, पार्ट 9B, पार्ट 9A एंड पार्ट 4A, ये 4 पार्ट्स हैं जो न्यू ऐड किए गए थे, ठीक है। और ये पार्ट 7 डिलीट हो गया। तो इनिशियली जैसे 22 पार्ट्स की हम बातें करते हैं, तो 22 से अभी 25 कैसे हुए? 25 ऐसे ही हुए कि ये एक डिलीट हो गया और 4 न्यू ऐड हो गए हैं, ठीक है। देन ये आर्टिकल्स की कोरस्पॉन्डिंग एक टेबल है, इसको भी देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि चैप्टर्स जो हम पढ़ेंगे तब ज़्यादा सही रहेगा। ये मतलब एक तरह से एक लिस्ट है जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में, तो ये तो अभी नहीं, मैं इसके बारे में जब हम एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द पॉलिटी कवर कर चुके होंगे तो उस टाइम मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी अबाउट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल्स के बारे में। 12 शेड्यूल्स हैं, तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई हर एक शेड्यूल में क्या मेंशन है। जैसे फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल का बात करता है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन एंड देयर टेरिटरीज, ठीक है। देन सेकंड शेड्यूल बात करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेज, मतलब सैलरीज वगैरह के बारे में बात होती है। अब देखो किस किस की सैलरीज की बातें हो रही है यहाँ पे, 2 लेवल्स पे याद रख लो, सेंटर एंड स्टेट लेवल पे। सेंटर लेवल पे जैसे टॉप मोस्ट प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पे गवर्नर, देन लोकसभा में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, द सेम वे असेंबलीज में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, देन राज्यसभा में चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, द सेम वे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। देन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एट स्टेट लेवल, एंड देन सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। देन थर्ड शेड्यूल आता है अबाउट ओथ एंड अफर्मेशंस। अब देखो इसमें भी वही सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे बाइफरकेट करके याद कर सकते हैं। जैसे सेंट्रल लेवल पे यूनियन मिनिस्टर्स, देन फिर स्टेट मिनिस्टर्स, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। 3 चीजें हो गई ना, ये सेंट्रल लेवल पे एंड देन ये स्टेट लेवल पे। फिर बीच में यही अगेन सीएजी यहाँ पे भी है, और हाँ सुप्रीम कोर्ट एंड देन इधर स्टेट्स पे हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो ऐसे अपने तरीके से मतलब ऑर्गेनाइज कर लो चीज़ों को सो दैट कि याद रह जाए। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आ जाता है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की ओथ थर्ड शेड्यूल में मेंशन है कि नहीं है, तो आंसर विल बी नहीं, बिकॉज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स की जो ओथ है वो डिफरेंट आर्टिकल्स के अंडर मेंशन्ड है, तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से फॉर्म हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव ओथ अंडर द थर्ड शेड्यूल, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर का ऑप्शन है तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। यूनियन मिनिस्टर्स हैं और पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, और जो लोग इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट करते हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस एंड देन सीएजी, ठीक है। अब फोर्थ शेड्यूल बात करता है अलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पीवाईक्यू पूछा भी गया है कि फोर्थ शेड्यूल बात करता है किस बारे में, तो एज इट इज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब देखो फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल, ये तो मतलब यूपीएससी के फेवरेट शेड्यूल्स हैं। ये दोनों बात करते हैं ट्राइब्स के बारे में। अब फिफ्थ शेड्यूल में है वही एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और जो सिक्स शेड्यूल है स्पेसिफिक स्टेट्स के बारे में बात हुई है, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट्स के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई है। तो देखो इसीलिए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी है, बिकॉज़ हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस में ऐड किए हुए हैं। अब इसको कैसे याद रख लेना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये आसाम में, इसके जस्ट नीचे मेघालय एंड देन इधर फिर त्रिपुरा एंड देन इधर में मिजोरम। ठीक है? तो ये एक तरह से जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, तो जो लोअर मोस्ट मैप में पोर्शन है, उसको एक बार विजुअलाइज़ कर लीजिए। ठीक है? हमेशा ध्यान रखिएगा। देन सेवंथ शेड्यूल, ये डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब जो 3 लिस्ट की बात मैं बार-बार करती रहती हूँ, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट, वो सेवंथ शेड्यूल के अंदर है। देन एट्थ शेड्यूल बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस हुआ करती थी, बट अभी क्या है 22 लैंग्वेजेस हैं। और देखो कितने फैक्चुअल क्वेश्चन कभी-कभी आ जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन है कि 71st अमेंडमेंट से कौन-सी लैंग्वेजेस ऐड हुई थी? जैसे ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, फिर 21st अमेंडमेंट एक्ट आया, उससे सिंधी ऐड हुई। देन 71st अमेंडमेंट से कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली ऐड हुई। एंड देन 92nd अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ था, उससे बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। तो ये मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बट लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? याद रख लेना। बट इतना तो पता ही होना चाहिए कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात है वो 8th शेड्यूल में हुई है। देन 9th, 10th, 11th, 12th, ये चारों शेड्यूल न्यू ऐड हुए थे। 9th शेड्यूल बात करता है उन प्रोविजंस की और उन लॉज की जिनको बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू रखा गया था, ठीक है? टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ठीक है? ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। इसके बारे में बाकी चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। देन 10th शेड्यूल है वो अबाउट एंटी डिफेक्शन, इसको 52nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है 1985 में। प्रोविजंस है इसमें रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जो हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह होती है उससे रिलेटेड है। देन 11th शेड्यूल है अगेन वो पंचायत के बारे में, 73rd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। 12th शेड्यूल इज अबाउट म्युनिसिपैलिटीज एंड ये 74th अमेंडमेंट एक्ट से आया है, ठीक है? तो बाय एंड लार्ज एक बार थोड़ा-सा ओवरव्यू होना चाहिए कि किस शेड्यूल में किस बारे में बात की गई है, क्योंकि उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक बार हम देख लेते हैं पीवाईक्यूज़ को। देखो 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया 5th शेड्यूल के अंडर आता है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे, ठीक है? तो जो ऑप्शंस हैं उसमें से बाकी 3 ऑप्शंस में कहीं पे भी ट्राइबल का ज़िक्र नहीं है। बस यही फर्स्ट ऑप्शन टॉक्स अबाउट कि दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, क्योंकि 5th शेड्यूल बात ही करता है ना कि ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, तो उनके प्रोटेक्शन की बातें करता है। तो ये एक तरह से ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल लैंड ट्रांसफर, उनके सेफगार्ड और प्रोटेक्शन का ही एक मेजर है ना, तो ये करेक्ट आंसर विल बी ए। देन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 9th शेड्यूल किसके टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब पीएम कौन थे उस टाइम? तो 9th शेड्यूल अभी हमने देखा, तो 9th शेड्यूल 1951 में आया था। तो 1951 में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है? थोड़ा-सा मतलब इनडायरेक्ट है, बट ऑब्वियसली इतना तो पता ही है हमें। देन एक क्वेश्चन है कि 2019 की कि व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ट्रांसफर द ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट प्रॉपर्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड? किस शेड्यूल के अंदर अगर ट्राइबल लैंड को प्राइवेट पार्टीज को ट्रांसफर किया जाता है तो वो नल एंड वाइड डिक्लेयर हो सकता है? अगेन जैसे ये यहाँ पे भी था, वही सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है। 5th शेड्यूल, देन 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में किसके बारे में बात करी गई है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 5th शेड्यूल के बारे में देखो 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगेन यही व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल्ड एरियाज अगेन 5th शेड्यूल में बात हुई है। ये 2008 में पूछा गया है, फिर 2015 में वो पूछ लिया, फिर 2019 में इवन 2 क्वेश्चंस हैं शेड्यूल वाले टेबल से। देन 2020 में, देन 2022 में, ठीक है? फिर नेक्स्ट है, अब देखो ये जो 2005 का जो क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एक है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 20 पार्ट्स हैं, दूसरा कह रहा है कि 390 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। देन थर्ड स्टेटमेंट है कि 9th, 10th, 11th, 12th शेड्यूल है वो अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे। तो ऑब्वियसली अभी जब ये क्वेश्चन पूछा है 2005 में, तो उस टाइम तक तो बढ़ ही चुके होंगे ना। तो पहली बात तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। जैसे सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग करते हैं, आंसर आ गया 3 ओनली। और ये भी हमें, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट से ही आप क्वेश्चन को सोल्व करने लगते हो, तब भी आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे, तो बाद में ऐड भी हुए हैं। तो मतलब ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, दो फैक्चुअल है, बट ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतना तो पता ही होना चाहिए आपको। अगर आप ये एग्जाम में अपीयर हो रहे हो तो दीज आर बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब
फोर्थ शेड्यूल के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट फोर्थ शेड्यूल को करेक्टली डिस्क्राइब करती है। तो देखो ऑप्शंस, पहला है कि वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है यूनियन और स्टेट्स में, तो हमें पता है ये 7th शेड्यूल का है। लैंग्वेज के बारे में बात, लैंग्वेज 8th शेड्यूल में है। ट्राइबल एरियाज 5th एंड 6th शेड्यूल में है। तो बच गया कौन सा? अलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। पता भी होना चाहिए, एज इट इज पता होना चाहिए, सिंपल। अब अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इनडायरेक्ट है कि अगर एक न्यू स्टेट ऐड किया गया है इंडियन यूनियन में, कौन से शेड्यूल्स में चेंजेस होंगे? तो देखो हमें पता है कि फर्स्ट शेड्यूल है वो बात करता है नेम एंड टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियंस। तो पहले में चेंज होगा ही होगा, अगर कोई नया स्टेट ऐड हुआ है तो पहले शेड्यूल में चेंज होगा। देन फोर्थ शेड्यूल बात करता है कि नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। लेकिन देखो यहाँ पे ना ऑप्शन में सिर्फ फर्स्ट शेड्यूल है, फोर्थ है नहीं, तो आंसर भी हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। इसीलिए फोर्थ नहीं दिया है, क्योंकि फोर्थ भी चेंज होता है, राज्यसभा की सीट्स भी जाएंगी ना वहां से, न्यू स्टेट से, ठीक है। देन ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है कि 71st अमेंडमेंट एक्ट से 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई थी? 1 2 3 कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। ये काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बट याद होनी चाहिए, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस थे मैच द फॉलोइंग वाले कि कौन से कंट्री से हमने कौन सी फीचर्स को बोरो किया है। आई एज्यूम कि आप लोगों के पास अभी जब भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या फिर रिपीटर हो, एनीवे आपके पास एक कंपाइल्ड पीवाईक्यूज होने चाहिए। और जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, चैप्टर पढ़ते हो, तो पीवाईक्यूज को गो थ्रू करिए। एंड again I will also try to bring related PYQs at the end of each chapter's explanation in the upcoming lectures, and hope this video was helpful for you. If you like it, then subscribe and share with other aspirants as well. Wish you all the best. God bless you. Thank you.